हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी कोचिंग में। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, हेल्दी हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, कल हम लोग ने एक न्यू सीरीज अपनी एक नई सीरीज शुरू की थी, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दैट इज रैंडमली नहीं है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। ये सारे सारे शब्द आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, कुछ भी हम रैंडम उठा के नहीं है, प्रीवियस ईयर ही हम सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम लोग आज अपने कल हम लोग ने 1 से 15 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोग ने भी देख लिया होगा। तो अब हम लोग अपना 16 से शुरुआत करेंगे। तो अब देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। जिस बच्चे को ऐसे लगता है कि मैम ये बहुत आसान है, ऐसा पेपर में आता है, तो बेटा हर एक क्वेश्चन, हर एक शब्द से प्रीवियस ईयर का है, पेपर का ही पेपर ये है, आपका शब्द पेपर में ही आता है। ठीक है। तो अब देखो, आज का हमारा 16वें नंबर का शब्द है। तो इसमें क्या पूछा है हमारा, जैसे आप जानते हो, एक इसको क्या कहते हैं हिंदी में। मान लो इस तरीके से आपने फ्लावर्स को अरेंज किया हुआ है ना। इस तरीके से आपने जब फ्लावर्स को अरेंज किया होता है, उसको क्या कहते हैं, जो हम किसी के बर्थडे वगैरह पे या शादी पे हम उसको गिफ्ट देते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसको फ्लावर्स का क्या कहते हैं, बुके कहते हैं ना, बुके। तो ये हो गया हमारा बुके। तो बुके क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। तो यूजुअली मतलब आमतौर पर, यूजुअली मतलब आमतौर पर यानी जनरली, यूजुअली मतलब जनरली, जनरली जिसको हम ऐसा गिफ्ट प्रेजेंट मतलब ऐसा गिफ्ट हम किसी पर्सन को देते हैं, उसको क्या कहते हैं, बुके कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि हम फ्लावर्स को एक सीक्वेंस में अच्छे से ना डेकोरेटिव फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, और फिर हम उसे किसी को गिफ्ट की तरह उसे हम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जब फ्लावर्स को एक फॉर्म में अरेंज करके फिर हम किसी को ऐसा गिफ्ट उन्हें देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बुके। ठीक है। आई होप आपको ये वाला शब्द याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, कोल्ड्रॉन। कोल्ड्रॉन का मतलब क्या होता है, ये एक आपकी, आप कह सकते हो, एक बड़ा सा बर्तन होता है। एक बड़ा सा बर्तन होता है, पॉट मतलब एक बर्तन हो गया। किसका होता है, लार्ज, बड़ा, डीप, गहरा, और मेटल का होता है, जिसको हम जनरली यूज करते हैं कुकिंग करने के लिए ओपन फायर में। अच्छा, जैसे आप लोग देखते हो, जब शादी बारात होती है तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, और बड़े बड़े गहरे बर्तन होते हैं जिसमें इस तरीके से पूरा खाना बनाया जाता है। तो आप कुछ बड़े से लार्ज मेटल के बर्तन को, और जिसको ओपन फायर में ना, ओपन फायर में जब जिसको यूज किया जाता है कुकिंग के पर्पज से, उसको कहते हैं कॉल्ट्रॉन। तो ये एक आपका टाइप ऑफ मेटल ही, टाइप ऑफ पॉट है, टाइप ऑफ यूटेंसिल है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। बट आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि एक लार्ज डीप मेटल पॉट जिसका इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, और ओपन फायर में जनरली इसको यूज करते हैं कुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखते हो बड़े बड़े बर्तनों को तो बड़ी बड़ी जगह पे ओपन में ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसको कहते हैं कॉल्ड्रॉन। ये एक बर्तन का ही टाइप हो गया है आपका। एग्जाम में आपको डायरेक्टली यही चीज स्टेटमेंट लिख के दे दी जाएगी, और आपको इसको ऑप्शन मार्क करना होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका रैट। रैट का मतलब क्या होता है, ये मैंने ना आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरी सीजीएल वाली सीरीज को देख रहे हैं, सीजीएल के लिए जो मैंने अभी पेपर में सॉल्व करा रही हूँ, उसमें ये सारे शब्द आए हुए हैं, वहीं से हैं ये। तो ये वाला भी मैंने आपको कराया था। इसको क्या होता है कि जैसे ये फ्लावर्स हो गए ना आपके, तो जब हम फ्लावर्स को आपका एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, फ्लावर्स को जब हम एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, या तो हम इसको देते हैं, आ, कोई व्यक्ति जो जिसकी डेथ हो गई है ना, उसकी उसके ऊपर हम इसको चढ़ाते हैं, या तो उसको कहते हैं हम, है ना। और या फिर किसी पर्सन को, वो जैसे शादी में जो ब्राइड्स वगैरह होती है, तो अपना यहाँ पे ऐसे करके गोल गोल सा कुछ होता है ना, उसके सर के ऊपर पहन लेती हैं, उसको भी कहते हैं। तो रैप का मतलब क्या हो गया, जब आप अपने फ्लावर्स को कैसे अरेंज कर देते हो, एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हो। आप अपने फ्लावर्स को एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, या तो फिर जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई है, उनको हम उनके ऊपर हम उसको श्रद्धांजलि के फॉर्म में चढ़ाते हैं, या फिर इसको ऐसा डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका रैप। अभी देखो, हमने 3 शब्द किए हैं आपके। पहला हुआ फ्लावर्स का बुके, बुके हुआ और रैप हुआ, दोनों ही फ्लावर्स के हैं।
रेत में आपका सर्कल सर्कल बना लेते हैं गोल गोल करके, और फिर इसको हम किसी को श्रद्धांजलि के लिए चढ़ाते हैं, या फिर हम उसे किसी कोई ज्वेलरी के पॉइंट से पहन लेते हैं। और बुके क्या हो जाएगा, फ्लावर्स को हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, फ्लावर्स को हम एक सीक्वेंस में अरेंज, और फिर हम उसे किसी को ऐसा गिफ्ट देते हैं, तो उसको कहते हैं बुके। ठीक है। और ये देखो फ्लावर्स का ही अरेंजमेंट है, ये भी फ्लावर्स का अरेंजमेंट है और ये भी फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। ये फ्लावर्स का ही अरेंजमेंट है, और डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो गए तो डिफरेंट नेम हो गया इनका। और कॉलरोन ये आपका एक बर्तन का टाइप हो गया है, जो लार्ज होता है, डीप होता है, मेटल का पॉट होता है, जिसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए करते हैं, ओपन फायर में करते हैं, तो उसको कॉलरोन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो, लिख के लिखो टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेरे साथ में अपनी कॉपी कंप्लीट करते हुए चलो। अब आगे देखो, देखो ये आपका क्या हो गया, ये एक स्केलेट हो गया, ये भी एक टाइप ऑफ बर्तन ही है, यूटेंसिल ही है। स्मॉल मेटल कुकिंग पॉट, ये भी एक कुकिंग का पॉट है विद लॉन्ग हैंडल। देखते हो ना फ्राई पैन वगैरह होते हैं, कुछ इस तरीके से होता है और इसमें एक बड़ा सा हैंडल होता है। तो ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, इसको स्केलेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में फ्राई पैन, तो फ्राई पैन को आप स्केलेट कहेंगे, है ना, बड़ा सा बर्तन तवा टाइप है और उसमें एक बड़ा सा हैंडल हो गया, तो उसको हम स्केलेट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो, कैसरोल। कैसरोल्स क्या होते हैं, ये भी एक यूटेंसिल्स ही है, ये भी आपके यूटेंसिल्स हैं। ये कौन से यूटेंसिल्स हैं, लार्ज डीप पॉट यूज्ड इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल्स। इसकी क्या खासियत है, देखो हर एक बर्तन की अपनी खासियत है, और खासियत से ध्यान रखो, कैसरोल को ध्यान रखो, इनको ना हम लोग ओवन में यूज करते हैं। जो ओवन होते हैं आपके, जिनमें हम बेकिंग वगैरह का काम करते हैं या खाने को गर्म करने का काम करते हैं, तो ओवन में हम कैसरोल्स को इस्तेमाल करते हैं, ओवन में हम कैसरोल्स को इस्तेमाल करते हैं। आपको दिखाई देगा ओवन में कौन से वाले यूटेंसिल को यूज किया जाता है, तो कैसरोल। स्किलेट का क्या ध्यान रखना है, उसमें मत ध्यान रखो, एक मेटल हो गया, एक मेटल का पॉट हो गया, जिसका क्या होता है, लॉन्ग हैंडल होता है। इनका क्या होता है, हैंडल बड़ा होता है। इसका क्या याद रखो, कैसरोल से याद रखो ओवन, जब भी ओवन की बात आएगी तो कैसरोल मार्क करेंगे। और अगर ओपन फायर में कुक करने की बात आएगी, ओपन फायर में ओपन फायर में कुक करने की बात आएगी, ओपन फायर में कुक करने की बात आएगी आएगी तो कोल्ड्रॉन रखो। तीन तरीके के हमने यूटेंसिल्स के टाइप को देखा, एक कॉलरॉन, एक स्किलेट और एक आपका कैसरोल। कॉलरॉन को ओपन फायर से याद रखना है, कॉलरॉन को ओपन फायर से याद रखना है, और स्किलेट को आपको लॉन्ग हैंडल से याद रखना है, और कैसरोल को आपको ओवन से याद रखना है। ठीक है। तो देखो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, है ना, त्याग दिया आपने, किसी चीज को आपने त्याग दिया। और इसी से एक शब्द बनता है एब्डिकेशन, इसी से एक शब्द बनता है आपका एब्डिकेशन। जो एब्डिकेट हो गया, टू गिव अप द थ्रोन, आपने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया, त्याग देना, ये तो वर्ब हो गया। इसी से एक शब्द बनेगा एब्डिकेशन, ये नाउन हो गया। मार्क तो वही है, द प्रोसीजर ऑफ गिविंग अप द थ्रोन इज कॉल्ड द एब्डिकेशन एंड टू गिव अप द थ्रोन इज कॉल्ड एब्डिकेट। आपने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन को त्याग दी, आपने अपनी जो रैंक है उस चीज को क्या कर दिया, आपने त्याग दिया, है ना, रेनाउंस कर दिया। रेनाउंस करना मतलब अपनी चीज को त्याग दिया, आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, रेनाउंस कर दिया, त्याग दिया आपने। और इसका अगर नाउन फॉर्म की बात करेंगे तो नाउन फॉर्म बन जाएगा इसका एब्डिकेशन। The procedure of giving up the throne is called the abdication and to give up the throne is called abdicate। और हिंदी मतलब होता है त्याग देना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका बीक्वेट। बीक्वेट और बीक्वेस्ट दोनों का मतलब एक ही हुआ। बीक्वेट और बीक्वेस्ट, बीक्वेस्ट नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है वसीहत। आप वसीहत क्यों बनाते हैं, वसीहत इंसान इसलिए बनाता है ताकि मेरी डेथ के बाद में जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरे पास में है, उसका हकदार कौन होगा,
मेरी डेथ के बाद में मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी जो भी मेरे पास में मेरी बिलोंगिंग्स हैं, उसका हकदार कौन होगा, कौन है जो उसका मेरे बाद में उसकी ओनरशिप जिसके पास जाएगी। तो अब उस ओनरशिप को देने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वसीयत तो बनानी पड़ेगी। तो जो वसीयत करना हो गया ना, या फिर मतलब वही हो गया कि आप क्या कर रहे हो, टू अरेंज फॉर समथिंग टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड। मतलब आपकी डेथ होने के बाद में ना, जिस पर्सन की डेथ हो गई हो जाए, मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूँ, तो अगर मेरे पास में कुछ भी सामान है तो मैं डेफिनेटली, डेथ तो होनी ही है। होता है ना, जब पेरेंट्स हम जब थोड़ी ओल्ड एज हो रही होती है, तो वो थोड़ा वसीयत वगैरह को लेके ज्यादा मतलब थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो बन जाए और सही से सारा कुछ हो जाए, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर कभी उनको कुछ हो गया अचानक से, तो फिर उनके बच्चों को प्रॉब्लम होगी अगर वसीयत नहीं बनी है तो। क्यों? क्योंकि जो आपके राइट नाउ जिनके पास में वो जमीन है, जिनके पास वो प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने उसको नहीं साइन करके अच्छे से, मतलब पूरा लीगली उसका डॉक्यूमेंट नहीं बना है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिक्वेस्ट करना मतलब क्या हो गया है, आपने वसीयत बनवा दी है जो भी आपके पास में है ना, टू अरेंज फॉर समथिंग, आपके पास में जो भी सामान है, टू बी गिवन टू समबडी, जिसको आप देना चाहते हैं। कब देना चाहते हैं? अपनी डेथ के बाद में। अपनी डेथ के बाद में आपके पास जो भी चीज है, आप जो देना चाहते हैं ना, आपके पास जो भी चीज है, आप जिसको भी देना चाहते हैं, उसके नाम से आपने वसीयत बनवा दी है। तो उसी को कहते हैं बीक्वेस्ट या बीक्वेस्ट। ठीक है, तो वसीयत को कहते हैं आपका बीक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो, अब्रिज। देखो, अब इसको ऐसे याद रखो, जब भी हम जानते हैं हमारे ब्रिज, ब्रिज बनते हैं ना, ब्रिज। अच्छा, ये जानते ही हो आप, अगर ब्रिज है ये, अगर जैसे कि ये दो रूट्स है ना, ये वाला सड़क है और एक यहाँ से है, ठीक है। और अगर यहाँ से ना एक ब्रिज चला जाए, तो मुझे ना, अगर मान लो मुझे इस पार से उस पार जाना है, लेकिन बीच में कोई वो नहीं है, तो मैं ऐसे घूम के फिर मैं ऐसे जाऊंगी, तो मेरा बहुत लंबा रूट हो गया। लेकिन मैंने ब्रिज से चली गई तो मेरा शॉर्ट रूट हो गया। उसने मेरे रास्ते को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अगर मैंने ब्रिज का सहारा लिया तो मैं अपने रास्ते पे जल्दी पहुंच गई। एक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन। तो ऐसे ही समझ लो, अब ब्रिज में क्या कर दिया है, ये ब्रिज बनाते हैं ताकि डिस्टेंस को छोटा कर सके। ब्रिज बनाते हैं ताकि जो डिस्टेंस है उसको शॉर्ट कर सके, है ना, ताकि चीजों को क्या कर दे, उसको कम कर दे, कर्टेन कर दे। कर्टेन करना मतलब उसको कम कर दिया आपने। अच्छा, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे, मान लो मुझे यहाँ से ऐसे करके रास्ता है, ये दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे। तो अगर मैं अपनी बाइक की मैं बात करूँ, अगर मुझे बाइक से जाना है तो मुझे ना ये ऐसे घूम के जाना होगा, और कुछ इस तरीके से मुझे वापस उधर जाना होगा। लेकिन अगर ओवर ब्रिज बन जाएगा तो मैं सीधा ऐसे जा सकती हूँ। तो मतलब मेरा डिस्टेंस तो छोटा हुआ, लेकिन मेरी जर्नी, जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, वो थोड़ी ना खराब हो गया, उससे थोड़ी ना कोई हार्म पहुंचा है। डेस्टिनेशन तो मेरा सेम ही रहा ना, डेस्टिनेशन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मतलब मैंने अपने डेस्टिनेशन पे, अपने फाइनल लोकेशन पे ही पहुंची। अपग्रेड करने का मतलब क्या हो गया है कि चीज को तो आपने छोटा कर दिया है, लेकिन आपने उसके जो ओरिजिनल मीनिंग है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे आपने अपनी बात को ना शॉर्ट में मुझे बता दिया, आपने अपनी बात को शॉर्ट में आपने मुझे बता दिया, लेकिन उसका मीनिंग में कोई चेंज नहीं किया आपने। बात का आपने मुझे बस जिस्ट बता दिया, उस आपकी मुझे क्या, आपने क्या बताया है उसका जिस्ट बता दिया है ना, आपने मुझे उसकी समरी बता दी है, क्या बता दिया, बट इन अ कंसाइज फॉर्म। कंसाइज फॉर्म मतलब एक आपने टू द पॉइंट बात की है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से वहां घुमाया नहीं है। टू द पॉइंट आपने मुझे बात किया, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपने मुझे बता दिया। लेकिन आपने उसका जो ओरिजिनल सेंस है ना, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो देखो, अब ब्रिज, ब्रिज से याद रखना, किसी चीज को शॉर्ट कर दिया हमने, ब्रिज कर दिया उसको हमने, शॉर्ट कर दिया। लेकिन शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको छेड़छाड़ करके उसके मीनिंग में गड़बड़ी कर दिया, नहीं। तो शॉर्ट अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब बिना उसका मीनिंग चेंज किए, बिना उसका सेंस बदले आपने उसमें शॉर्ट कर दिया।
मतलब आपने क्या कर दिया, जो बड़ी सी एक बहुत बड़ी सी एक मान लो स्टोरी दे रखी थी और बहुत सारी उसमें रिडंडेंसी थी, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड शब्दों का प्रयोग था। आपने क्या किया, उन शब्दों को काट छांट दिया, लेकिन आपने जो ओरिजिनल आइडिया है उसको बरकरार रखा। ये तो रिडंडेंट है, ओवर यूज्ड है, वो हमने हटा दिया है ना, तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सेंस है उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो उसको कहते हैं अब्रिज करना। अब्रिज का मतलब क्या होता है, आपने ओरिजिनल चीज को ओरिजिनल रखा, बस उसमें जो एक्स्ट्रा शब्द थे उसको आपने शॉर्ट कर दिया, उसको हो गया हमारा अब्रिज। ठीक है, आपने उसको अपनी बात को मुझे कैसे बताया है, कंसाइज फॉर्म में बताया। कंसाइज फॉर्म मतलब छोटा करके। एक होता है लेकोनिक, लेकोनिक मतलब हो गया, लेकोनिक का मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बात आप कर रहे हैं, कंसाइज हो आप, टर्स हो, है टू द पॉइंट आपकी बात है। ओके, तो आई होप आपको अब्रिज का समझ में आ गया। कर्टेल कर दिया आपने, कर्टेन कर दिया, छोटा कर दिया उसको विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड देखो, हमने एक शब्द पढ़ा था, हमने एक शब्द पढ़ा था कोलोसल, हमने एक शब्द पढ़ा था कोलोसल। कोलोसल का मतलब था कोई भी चीज जिसकी जिसकी साइज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा ह्यूज साइज है उसका, ट्रेमेंडस बहुत बड़ा साइज है उसका। है ना, बहुत बड़ा ह्यूज साइज है। तो भाई कुछ भी हो, अगर कोलोसल का जैसा फॉर्म जाएगा तो याद रखिएगा कोई ना कोई चीज आपकी कैसी रहेगी, जाइंट रहेगी। जाइंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होना, बहुत बड़े साइज का होना। तो जाइजेंटिक आपका स्टेचू है, मतलब मोर देन लाइफ है, बहुत बड़ा स्टेचू है ना, बहुत बड़ा हाइट, बहुत ज्यादा उसकी हाइट है, तो उसको क्या क्या कह देंगे, कोलोसस। कोलोसल 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 से ही मिल के बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा है, ह्यूज है, ट्रिमेंडस है, एलिफेंटाइन है, बेहेमोथ है। सारे शब्द हमने पढ़े हुए हैं, आपको मैंने पढ़ाया है ये चीज ऑलरेडी। इसके आई थिंक मैंने आपको 20 से 25 सिनोनिम मैंने आपको इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देखो उस चीज को। तो कोलोसल का मतलब हो गया कोई चीज बहुत बड़ी है साइज में, एलिफेंटाइन है, बहुत बड़ा है उसका साइज, दैट इज कोलोसल। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेक्सी, लेक्सिकोग्राफर। देखो, ग्राफी का मतलब होता है राइट करना, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। लेक्सिग्राफी, ग्राफी जैसे कि अभी आपको दिखाएंगे एक शब्द आएगा, ग्राफी का मतलब होता है राइट, है ना, लिखना, लिखना। और लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफर कौन हो गया, जो शब्द क्या करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, उनके यूसेज को, उन सब चीजों को कंपाइल करता है, यानी वो क्या हो गया, एक पूरा डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं, वो इंसान होते हैं जो डिक्शनरीज को कंपाइल करते हैं, डिक्शनरीज बनाते हैं, उनके शब्द के फॉर्मेशन बनाते हैं, उनको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं, एक वो व्यक्ति जो कंपाइल करते हैं डिक्शनरी, उनको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। 27 देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्यूरेटर। क्यूरेटर याद रखिएगा, क्यूरेटर हम कहते हैं, किसको कहते हैं, जो म्यूजियम का टेक केयर करते हैं, जो म्यूजियम का टेक केयर करते हैं, जो म्यूजियम का ध्यान रखते हैं, उनको कहते हैं द कीपर ऑफ द म्यूजियम, उसको कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होते हैं, जो म्यूजियम्स का ध्यान रखते हैं, उनको कहते हैं हम क्यूरेटर। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैनिबल। कैनिबल का मतलब, कैनिबल देखो, एक तो दो चीज हो गई ना, एक इंसान को भी कह सकते हो, ह्यूमंस को भी कह सकते हैं, और किसी एनिमल को भी कह सकते हैं, किसी एनिमल को भी कह सकते हैं। आप इंसान को भी कह दो या फिर आप किसी एनिमल को कह दो। अगर आप ह्यूमन को कह रहे हो तो भाई वो दूसरे ह्यूमन का मांस खाता है, एक ह्यूमन जो दूसरे ह्यूमन का फ्लैश खाता है उसको कहते हैं कैनिबल। या एक एनिमल जो अपनी ही कैटेगरी का, मतलब सेम कैटेगरी का मांस खाता है, सेम कैटेगरी के एनिमल को खाता है, उसको कहते हैं कैनिबल। यानी कि देखो,
नरभक्षी मानव यानी खुद नर, नर मतलब इंसान को ही खा रहा है दूसरा मानव, एक मानव दूसरे मानव को खा रहा है, एक मानव दूसरे मानव को खा रहा है, उसको भी कैनिबल कहेंगे। या स्व जाति भक्षी, अपनी ही जाति के, अपनी ही जाति के एनिमल को जो खा रहा है उसको क्या क्या कहेंगे, स्व जाति भक्षी, यानी अपनी ही जाति के एनिमल को खाना, उसको भी कैनिबल कहते हैं। और नरभक्षी का मतलब अपने एक नर दूसरे नर को खा रहा है ना, यानी एक मानव दूसरे मानव को खा रहा है, अपनी ही जाति, अपने ही एक मानव दूसरे मानव के मांस को खा रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको भी कहते हैं हम लोग कैनिबल। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो खाता है, क्या खाता है, ह्यूमन का फ्लैश खाता है, ह्यूमन का मांस खाता है, या तो उसको आप कहोगे, या फिर एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड, या फिर अपने ही प्रकार का, अपने ही प्रकार का क्या है, दूसरे एनिमल की मांस को खाता है, उसको भी कहते हैं कैनिबल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। अब्रिज कर दिया, ब्रिज का मतलब हमारा डिस्टेंस छोटा हो जाता है, तो ऐसे ही याद रखना, अब्रिज कर दिया, अपने चीजों को छोटा कर दिया। कोलोसल से याद रखना, कोलोसल, कोलोसल एक आता था टीवी में, ऐड आता है आंखों को काजल लगाने का, काजल लगा के आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आई थिंक कोलोसल का एक ऐड आता है आई का, कुछ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो कोलोसल है ना, बड़ी बड़ी चीज़ा कर दिया उसको, आंखें देखते हो ह्यूज, बड़ी बड़ी दिखती है। मैमोथ है ना, एलिफेंटाइन, बड़े साइज की चीजें हो गई। लेक्सिकोग्राफर, ग्राफर का मतलब राइट होता है, तो वो पर्सन क्या करता है, कंपाइल करता है, क्या कंपाइल करता है, डिक्शनरीज को कंपाइल करता है। नेक्स्ट देखो क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होते हैं, जो म्यूजियम्स का टेक केयर करते हैं, क्यूरेटर कौन होते हैं, जो म्यूजियम्स का टेक केयर करते हैं। और कैनिबल कौन हो गया, वैसा इंसान जो दूसरे इंसान का मांस खाए, या वैसा जानवर जो अपने ही अपने ही सेम कैटेगरी के एनिमल का मांस खाए। नेक्स्ट वर्ड कलीग्स, ये तो बहुत कॉमन है बट फिर भी एग्जाम का शब्द है तो लिखा गया है। कलीग्स आप लोग जानते हैं, जो सेम प्लेस पे एक साथ में लोग काम करते हैं ना, तो जो लोग सेम प्लेस पे एक साथ में काम करते हैं, द पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस, उनको कहते हैं हम लोग कलीग्स। तो कलीग्स तो इजी है। अब देखो कन्फेशनर, कन्फेशनर कौन होते हैं, कन्फेशनर आप वो उन, या तो किसी कंपनी को कहोगे या आप किसी व्यक्ति को कहोगे जो क्या करते हैं, या तो वो बनाने का या फिर सेल करने का, बेचने का काम करते हैं, स्वीट एंड चॉकलेट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो चॉकलेट है आपका वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से आप कभी भी चॉकलेट का चॉकलेट चॉकलेट नहीं बनाते हो। आप कहते हैं ना भैया 2 चॉकलेट्स दे दीजिए, 2 चॉकलेट्स नहीं होता है, आपको कहना चाहिए गिव मी 2 bars ऑफ चॉकलेट, गिव मी 2 bars ऑफ चॉकलेट, बिकॉज देयर इज नो वर्ड लाइक चॉकोलेट, चॉकोलेट जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट कैसे कर सकते हो, तो जिस चीज को गिना ना जा सके उसमें एस ई एस नहीं लगाया जा सकता, तो चॉकलेट का चॉकलेट ही रहेगा, लेकिन आपको 2 चाहिए तो 2 बार बना दो। ये मैंने आपको थोड़ा एडिशनल बता दिया। तो कन्फेशनरीज वही होती हैं जहाँ पे आपका क्या मिलता है आपको, कन्फेशनरीज क्या हो गई, कन्फेशनर हो गया, देखो कन्फेशनरी होती तो शॉप हो जाती है, और कन्फेशनर हो गया तो वो पर्सन हो गया, तो वो पर्सन, सॉरी हाँ पर्सन हो गया, पर्सन हो गया तो वो कंपनी भी हो सकती है, वो खुद एक व्यक्ति भी हो सकता है, जो या तो बनाते हैं या फिर बेचने का काम करते हैं, क्या जो मिठाई, जो स्वीट्स वगैरह होती हैं, जो केक्स वगैरह होते हैं, जो पेस्ट्रीज होती हैं, है ना, और जो चॉकलेट होती है, तो जो आपका बेकिंग का काम होता है वो कहाँ होता है, कन्फेशनरीज में होता है। और वो पर्सन कौन होते हैं, वो पर्सन होते हैं कन्फेशनर। और ओके, नाउ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चर, जैसे कि अब हॉर्टिकल्चर में आपका क्या हो गया, लाइक लाइक फ्रूट्स को उगाना, वेजिटेबल्स का उगाना, फ्लावर्स का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, तो इन सब की खेती बाड़ी करना, जैसे फ्रूट्स उगाने की खेती बाड़ी है। आप देखोगे कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग पूरा पूरा फ्लावर्स की खेती करते हैं ना, तो जैसे मैरीगोल्ड के बहुत सारे आप देखोगे पूरे फील्ड में फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। वेजिटेबल्स की खेती होती है, आलू टमाटर ये सब आप जानते हैं, फ्रूट्स वगैरह की, तो उसको क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर। और जो पर्सन होता है, जो पर्सन करता है ये, उसको कहेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट।
क्योंकि आप जानते हो अगर किसी शब्द के पीछे आईएसटी लग जाता है तो वो पर्सन बन जाता है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर कौन होता है? हॉर्टिकल्चर वो आपका क्या हो गया? साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग हो गया। क्या ग्रो कर रहे हैं हम? रूट्स ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स एंड देन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इस तरीके की खेती को क्या कहते हैं? हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका विंडिकेट। विंडिकेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को आपका निर्दोष साबित कर दिया, उसको मतलब उसको हमने बरी कर दिया। एक बरी करने का एक बहुत फेमस शब्द है, ये तो शायद ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, एक्विट। एक्विट करना मतलब बरी करना। एब्जॉल्व करना मतलब उसको बरी कर दिया आपने, एब्जॉल्व। और विंडिकेट, एक्विट मतलब क्या कर दिया आपने? उसको बरी कर दिया। मतलब आपको उसको दोष जो भी था उसको उसको उसका दोष हट गया, मतलब उसको क्या कर दिया है? निर्दोष साबित होना। तो विंडिकेट मतलब निर्दोष साबित हो गया ना, उसको बरी कर दिया, उसकी जो भी आरोप उसके ऊपर लगा था उसको एब्सॉल्व कर दिया, बरी कर दिया उसको। विंडिकेट सेम मतलब है इसका, है ना, आरोप से उसको फ्री कर दिया। तो ये हो गया आपका विंडिकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉसिल। फॉसिल का मतलब क्या होता है? देखो, द हार्ड रिमेनिंग्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट दैट आर फाउंड इनसाइड अ रॉक, है ना। अब फॉसिल्स का मतलब क्या होता है कि अब जो हमारे अ, अब देखो, अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग जो एक्सकवेशन करते हैं, जब हम लोग खुदाई करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये टाइप ऑफ जानवर, ये टाइप ऑफ एनिमल, ये टाइप ऑफ बर्ड पहले हुआ करते थे बट अब नहीं है? सिर्फ और सिर्फ उनकी फॉसिल्स की स्टडी करके हमें कहीं ना कहीं वो फॉसिल्स मिलते हैं। मतलब उनके जो भी रिमेनिंग, जैसे मान लो एक हम लोग भी हैं, हमारी डेथ हो जाती है, हमारी डेड बॉडी को जब बट हम लोग को मतलब मान लो जला दिया जाता है, अदरवाइज अगर दफनाया जाएगा तो दफनाने के बाद में हमारी बोन्स, हमारे स्केलेटन वो रह जाएगा, वहां से फिर स्टडी करते हैं ना। आप जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह का एक्सकवेशन, तो यही पता चलता है, फॉसिल से ही आप पता चल पा आप कर पाते हैं ना। तो फॉसिल्स क्या हो गए? वो जो भी हमारे रिमेनिंग पार्ट है ना, जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ऑब्वियसली प्री हिस्टोरिक ही रहा होगा, पुराना ही होगा। किसका? एनिमल्स का, प्लांट्स का, ह्यूमंस का। और कहाँ पाओगे उनको? रॉक, क्योंकि देखो सेडी, आप जानते हो कि अगर कोई चीज है, अगर वो मिट्टी में है, मिट्टी में उसको दफन, मान लो डेथ हो गई और दफनाया नहीं, नॉर्मली वो जिसकी डेथ हो गई, एक टाइम बाद में उसके ऊपर धूल मिट्टी पत्ते वगैरह ये सब डलता रहेगा और वो जमीन के अंदर चला जाएगा। तो फिर वो चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाती है? रॉक्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जैसे मान लो ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, और यहाँ से फिर अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके पूरा धूल मिट्टी और ये सब कुछ आ रहा है, चीजें इसके ऊपर आके क्या हो रही हैं? एक्यूमुलेट हो रही हैं, जम रही हैं। तो धीरे धीरे ये एक सॉलिड फॉर्म में, एक रॉक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लो जब हम इसकी एक्सकवेशन करेंगे, फिर हमें ये रॉक को हम खुदाई करेंगे, तो फिर हमें इसके अंदर से कुछ रिमेनिंग्स मिलेंगी, और फिर हम उसी को कहते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स आपके एनिमल्स के होते हैं, उनके बचे हुए हिस्सा बॉडी का, प्लांट्स का हो जाएगा, है ना, ह्यूमंस का हो जाएगा। तो जो बचा हुआ हार्ड पोर्शन है किसका? एनिमल्स का या प्लांट्स का, जो हम किसके अंदर पाया जाता है जनरली? यूजुअली वो रॉक के अंदर पाया जाता है। उस पोर्शन, उस शब्द को कहते हैं फॉसिल। आप जरा देखो, अब हम लोग 29 से 33 को एक बार रिवाइज करते हैं। कलीग्स को बहुत आसानी से पता है, जो सेम प्लेस पे काम करते हैं। कन्फेशनर वो लोग होते हैं जो चॉकलेट और स्वीट्स वगैरह की मेकिंग और सेलिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर आपकी आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्या होती है? वो एग्रीकल्चर जिसमें जनरली फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की खेती बाड़ी होती है। विंडिकेट करना मतलब किसी को दोष मुक्त करना। और फॉसिल्स का मतलब हो जाएगा आपका जो हार्ड रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उस इंसान का, एनिमल का, उसको कहते हैं हम लोग फॉसिल्स। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट है आपका, देखो अब ध्यान रखना, कैकोफनी एंड यूफोनी। लेट मी टेल यू, कैको, कैको और फोनी। कैको का मतलब होता है बैड, कैको का मतलब होता है बैड, और फोनी का मतलब होता है साउंड। ओके। और यूफोनी, यू प्लस फोनी,
नाउ यू कैन सी फोनी इज साउंड। फोन जानते हो ना, फोन का मतलब क्या होता है जनरली, अगर मैं एक बहुत बेसिक पर्पस फोन का बोलूँ, तो जब छोटे वाले फोन हुआ करते थे तो उनका सबसे बेसिक पर्पस होता था फोन करना, और फोन से क्या होगा, साउंड आपका ट्रांसमिट होगा यहाँ से वहाँ, तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होगा, दैट इज योर फोनिंग। फोन फोन से हम लोग आवाज ही तो उधर से उधर पहुंचा रहे थे ना, तो साउंड हो गया, फोनी को साउंड से याद रखना, और उसका हमेशा एक पॉजिटिव मतलब होता है, गुड, अच्छा, प्लेजेंट, ठीक है, अच्छा है, प्लेजेंट है, गुड है, ठीक है, मेलोडियस है। और तो केकोफनी एंड देन यूफोनी, अब याद रखना, केकोफनी एंड यूफोनी, केकोफनी का मतलब हो जाएगा हार्श, एक ना, जैसे क्या बोलते हैं, कर्कश आवाज जिसको बोलते हैं हिंदी में, कर्कश ना, कौए की आवाज, कौए की आवाज को कर्कश कहते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे गाने भी हैं जो बड़े मेलोडियस सॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या बना दिया है, वो भी हमारे गानों को भी कर्कश कर दिया है ना, तो यूफोनी है ना, हार्श साउंड है, हार्श chaotic mixture of sound, that is called the cacophony, and euphony हो जाएगा a pleasing or sweet sound and the quality of being pleasing to the ear, मतलब बहुत सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं ना, जिसको सुन के मन को कहते हैं ना, हो भाई मतलब सर का दर्द हल्का हो गया ना, चलो थोड़ा गाना सुन लेते हैं, सर दर्द थोड़ा ठीक होगा ना, ऐसे होता है मैक्सिमम टाइम हम लोग गाना वगैरह सुन के अपने आप को रिलैक्स करते हैं। लेकिन मान लो उधर से ही कोई ऐसा गाना लग जाए, आपके साथ इसका नाम बोले हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपके कानों में दर्द होने लगेगा, तो अगर आपको लगेगा ओ गॉड मेरे कान से खून बह रहा है उस आवाज को सुन के, तो वो आवाज हो गई कैकोफनी, और किसी की आवाज को सुन के तुमको हाय तुम तो बस खो गए उस आवाज में, तो वो हो जाएगा यूफोनी। या फिर जैसे हमारी लता मंगेशकर और ये जो हमारे पुराने सिंगर्स थे, है ना, तो वो उन सबकी आवाज कैसी थी, मेलोडियस थी, है ना, तो ये हो जाएगी यूफोनी एंड देन cacophony, you can answer it very well and you know it very well, but we need to do what we need to know we need to know the meaning of these two words, so just remember these two words, like there is a same root word, phony, phony, and phony means sound, and caco, एक आएगा कैकोग्राफी, कैकोग्राफी इज अबाउट बैड हैंड राइटिंग, एंड देन एक एक हमारा आएगा गुड हैंड राइटिंग के लिए भी आएगा, वो भी हमें करना है। आज हमने केकोफनी एंड यूफोनी किया है, याद रखिएगा, केकोफनी इज रिलेटेड टू बैड साउंड, जैसे बहुत शोर शराबा हो गया, बहुत क्योस हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत क्योस है, उसको भी हम कहेंगे। और बहुत प्लेजेंट है, बहुत प्लीजिंग है, बहुत स्वीट है, उसको हम कहेंगे यूफोनी। और बहुत बैड है, बहुत हार्श है, उसको कहेंगे हम डिकॉफनी। और कलीग्स पता है वो हो गया कन्फेशनरी, कन्फेशनर, कन्फेशनरी अगर लगा दोगे तो वो आपका शॉप बन जाएगा। हॉर्टिकल्चर साइंस मतलब एग्रीकल्चर के एक फॉर्म, एग्रीकल्चर हो गया। और विंडिकेट करना, किसी को आपको उसने आपने दोस्त निर्दोष साबित कर दिया, उसको एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया है। फॉसिल रिमेनिंग्स जो होती हैं आफ्टर अ टाइम ना, जब बॉडी पूरा खत्म हो जाती है उसके बाद में जो बच जाता है। अच्छा, देखो एक बार बुके फ्लावर्स का हो गया, ये भी फ्लावर्स के अरेंजमेंट को ही कहते हैं, बुके भी फ्लावर्स के अरेंजमेंट। ये वाला फ्लावर्स को थोड़ा इस तरीके से अरेंज करके देते हैं और ये सर्कल फॉर्म में, उसको वैज कहते हैं, उसको बुके। ये तीन बर्तन के लिए हमने पढ़ा था, कोल्ड्रॉन, स्किलेट, स्किलेट का भी हो गया, जो लॉन्ग हैंडल होते हैं इनके। और कैसेरोल को याद रखना, ओवन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ओवन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और एब्डिकेट कर दिया आपने अपने थ्रोन को, आपने जो आपकी जो पावर है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी गिव अप कर देना एब्डिकेशन कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से गिव अप कर दिया आपने, उसको भी एब्डिकेशन। इसका मतलब होता है वसीहत। और उसके बाद में क्या बचा, एवरेज, कोलोसल, लेक्सिकोग्राफर, क्यूरेटर, कैनिवल, सारा आपको करा दिया है। आई होप आज हमने 35 किए हैं और आप लोग इनको लर्न कर लेंगे प्लीज। अब आपके पास में 1 से लेके 35 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं, उनको लर्न कीजिए। कल हम लोग एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। आप लोग का होमवर्क है एटलीस्ट आप मुझे 5 से 10, 5 से 10
आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, या कुछ बना के भेजिए थोड़ा क्रिएटिव फॉर्म में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, कल मिलेंगे। लर्न करते रहो, बहुत अच्छे से हो जाएगा एग्जाम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खुश रहो। थैंक यू।